नमस्कार। मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज मिलते हैं हिंदी के नामचीन साहित्यकार यशपाल से। आपका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ था और आपकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यशपाल हिंदी के बेहद ही प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार हैं। आपकी रचनाएं जन सामान्य को बेहद ही पसंद आती रही हैं और आपने कई पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आपके उपन्यासों में दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच आदि हैं तथा कहानी में संग्रह में पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, सच बोलने की भूल, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं आदि हैं। यशपाल को देव पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए हम सुनते हैं यशपाल की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है पर्दा। चौधरी पीरबख्श के दादा चुंगी के महकमे में दरोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों की पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे में और डाकखाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की न हुई। वही 30 और 40 रुपए माहवार के। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते थे, वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बड़ा देने पर भी जगह तंग ही रही। दारोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठ नैचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की डोरी पर पर्दा लटक गया। बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का रहता। जाहिरा दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते, पर भी भीतर भी सब कुछ अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए, इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगी। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलादों को हवेली छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों जमाना गुजरता गया, तालीम और नौकरी दोनों में मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो गए, देहात चले गए। चौथे लड़के पीरबख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च करने के बोझ के सिवा और है क्या। स्कूल की फीस हर महीने और किताबों, कापियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीरबख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीबी की गोद भी जल्दी ही भरी। पीरबख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी कर उनके करने की चीज़ें न थी। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीरबख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में देना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपये था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती।
जिसके किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिनमें से धुआं और सब्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाई और बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। इस सारी बस्ती में चौधरी पीरबख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे। सिर्फ उनके ही घर की ड्योढ़ी पर पर्दा था। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। लड़कियां 4-5 वर्ष तक किसी काम काज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीरबख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। चौधरी की तनख्वाह 15 वर्ष में 12 से 18 हो गई। खुदा की बरकत होती तो रुपए पैसों की शक्ल में नहीं, आल औलाद की शक्ल में होती है। 15 वर्ष में 5 बच्चे हुए, पहले 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीरबख्श की वालदा मदद के लिए आई। वालिदा साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भाई वालदा की फिक्र करने आया नहीं। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती ही हैं। कभी बच्चे की तकलीफ है तो कभी ज्वर जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे ना हो। घर बार हो तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। पेशगी से मालिक को चिढ़ है। कभी बहुत ज़रूरत पर भी मेहरबानी करते। ज़रूरत पड़ने पर चौधरी घर की कोई छोटी मोटी चीज़ गिरवी रखकर उधार ले आते। गिरवी रखने से रुपए के 12 आने ही मिलते। ब्याज मिलाकर 16 आने हो जाते और फिर चीज़ के घर लौट आने की संभावना न रहती। मोहल्ले में चौधरी पीरबख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। दिनों का खेल, मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई दफ़े कसे जाने से पेंच टूट गए और सुराख ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते सुनते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ जाओ। आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौखट से टिका देते। रात भर दहशत रहती कि कहीं कोई चोर ना आ जाए। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। शायद एक भी साबित कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर है। छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर तो होता ही है। वह चोर जो ठहरा। चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवारा था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी की भी हालत में लटकने लायक न रह गया। दूसरे दिन घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटक गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस जमाने में दरी यूं काहे खराब करोगे, बाजार से लाट टाट का टुकड़ा न लटका दो। पीरबख्श टाट की कीमत भी आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में भी ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। कपड़े की महंगाई के इस जमाने में घर की 5 औरतों के शरीर पर के कपड़े जीर्ण होकर यूं गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटा के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे में जब पेबंद संभालने की ताब न रही, मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया। पर लाचार थे। गिरवी रखने के लिए घर में अब कुछ न था। जब कुछ न हो, गरीब का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान। रहने की जगह भर देखकर वह रुपया उधार दे सकता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीरबख्श को रुपए की ज़रूरत आ पड़ी और कहीं और प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खान से 4 रुपए उधार लिए थे। बब्बर अली खान का रोज़गार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बब्बर मियाँ से कर्ज लेते रहते।
कई दफ़े चौधरी पीरबख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने हाथ के ठंडे डंडे से ऋणी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और ऋण के बीच बचाव भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किस्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किस्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीरबख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफ़ी चाही। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ्य के लिए उसको गेहूं की रोटी देना जरूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा। कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए ही मचल जाता, कभी पैसे के सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही ज़रूरत हो तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांब का नाम ही नहीं था। नाह के करने निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपए हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली के 2 पैसों की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल कर सब लोगों को कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनाई से मिले 4 रुपए में से 1.25 रुपया खान के हाथ में घर की देने की हिम्मत चौधरी की न हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझ में आया खान टल गया होगा और अज्जा अनाज की गठरी ले वे घर पहुंचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह खूब तड़के चौधरी के मिल चले जाने के पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद था। रात भर सोच सोचकर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लालाजी 4 रोज के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह 1.25 रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। आम वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देगा? देने के वास्ते आम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता? तनख्वाह मिले अभी 1 हफ्ता भी न हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत करके वे कहते, अरे भाई, हो तो 20 आने पैसे तो 2-1 रोज के लिए देना, ऐसे ही ज़रूरत पड़ी है। उत्तर मिला, मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया। हाथों में आने से पहले ही उधार में उठ गया। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं होगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचने पर सुना खान आया था और आधे घंटे तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेल ठेल कर गाली देता रहा। पर्दे की आड़ से बड़ी बीबी के बार बार खुदा की कसम खा यकीन दिलाने पर कि चौधरी बाहर गए हैं, रुपए लेने गए हैं, खान गाली देकर कहता, नहीं बज्जात चोर भीतर में छिपा है, हम 4 घंटे में फिर आएगा, रुपया लेकर जाएगा, रुपया नहीं देगा तो उसकी खाल उतार कर बाजार में बेच देगा। हमारा रुपया क्या आराम है? 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी।
चौधरी पीरबख्श के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और ये बिल्कुल निस्सत्व हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। गाली दे पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होने पर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने का वास्ते चिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियां एक साथ खान के मुंह से पीरबख्श के पुरखों पीरों के नाम निकल गईं। इस भयंकर आघात से पीरबख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बावजूद और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बतावे मुआफी के खुशामद करने लगे। खान की तेजी बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे सामने इकट्ठे हो गए। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसे नहीं देगा, लिया क्यों? तनख्वाह किधर से में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज़्यादा कैसे बनता? तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। बिल्कुल बेबस और लाचारी में दोनों हाथ उठा खुदा के से खान के लिए दुआ मांग पीरबख्श ने कसम खाई, एक पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतरवा ले। खान और आग हो गया। हम तुम्हारा दुआ करेगा, तुम खाल क्या करेगा? उसका तो जूता भी नहीं बनेगा। तुम्हारा खाल से तो यह टाट अच्छा। खान ने ड्योढ़ी पर लटका दी दरी झटका दिया। ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई हो, डगमगाकर गिर पड़े। इस दृश्य को देख सकने की ताब चौधरी में न थी, परंतु द्वार पर खड़ी भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच खड़ी कांप रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चिथड़े उनके 1/3 अंग ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने लाहौल विला कहा और असफल लौट गया। भय से चीखकर ओट में हो जाने के लिए भागती हुई औरतों पर दया कर भीड़ छट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी पर का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उनमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। धन्यवाद।